નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીની અંદર ગદ્ય 8 ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત વિશે આપણે માહિતી મેળવવાની છે। ખૂબ જ સુંદર મજાનો પાઠ અહીં મોહન રાકેશે લખેલો છે, જે આપણે સમજીશું। જેમનો જન્મ ઈસવીસન 1925માં થયો છે, જ્યારે એમનું નિધન 1972માં થયું છે। સૌપ્રથમ લેખક પરિચય જોઈ લઈએ અને ત્યારબાદ આ સુંદર મજાનો પાઠ આપણે સમજીએ। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु इनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આ જે પાઠ છે ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત, તે પરિવેશ નામનું જે પુસ્તક છે તેમાંથી લેવામાં આવ્યું છે। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनके अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया नहीं जा सकता। हवे આપણે અહીં વાત કરીએ कुछ जगह होती है जिन्हें आंखें एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर से सारा गुलमर्ग देखाया था, मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियाँ उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। હવે અહીં આપણે જોઈએ તો લેખક જે પહેલી મુલાકાત ગુલમર્ગની હતી તેની વાત કરી છે કે પહેલી વખત ગુલમર્ગ જતા લેખકને ત્યાં કંઈ પણ આકર્ષક લાગ્યું નહોતું। ત્યાં ફક્ત એક ખુલ્લું સપાટ મેદાન અને દેવાદારના વૃક્ષોનું સમૂહ હતું। મહિનાઓ ત્યાં રહ્યા પછી એને ખ્યાલ આવ્યો, શું ખ્યાલ આવ્યો? તો કે પછી કેટલાક મહિનાઓ ત્યાં રહ્યા પછી લેખકને ગુલમર્ગ પ્રત્યે આત્મીયતા બંધાઈ। તેમને लागवा मांड्यु के तेओ पण त्याना सपाट मैदाननो एक भाग छे। त्याना प्राकृतिक दृश्यों
તેમને પોતાનામાં સમાયેલા લાગવા માંડ્યા. લેખક કહે છે કે ગુલમર્ગમાં રહ્યા પછી જ્યારે વ્યક્તિ ત્યાંથી વિદાય થાય છે ત્યારે તેને પોતાનાથી વિખૂટતો પડતો હોય એવું લાગે છે. તો અહીં આપણે તે જોયું છે. હવે આગળ વધીએ આપણે. गुलमर्ग में अपने फूल बनकर उगते हैं. हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं. वातावरण में नई नई कोपलें फुटती है. हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है. बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं. दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियों घोड़े दौड़ती नजर आती है. रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं. सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है. रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने में समटने लगता है. हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है. मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है. अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें. जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढार. હવે અહીં વાત કરીએ તો આપણે ગુલમર્ગની પ્રાકૃતિક શોભાની સૌપ્રથમ ચર્ચા કરેલી છે. શું વાત કરી છે તે આપણે જોઈએ તો ગુલમર્ગમાં ભરપૂર હરિયાળી છે. નીચે લીલુંછમ ઘાસ છે. લાલ લાલ છતની ઉપર પણ હરિયાળી છે અને ઊંચા ઊંચા વૃક્ષોને લીધે આકાશ પણ લીલુંછમ દેખાય છે. હરિયાળીની વચ્ચે અવનવા રંગોના ફૂલો ખૂબ સુંદર લાગે છે. દરેક ક્ષણે એક નવો અનુભવ થાય છે અને નવા રોમાંચનું સર્જન થાય છે. લોકો લીલા ઘાસ પર બેસવાનો આનંદ લે છે. પર્યટકો ઘોડે સવારની મજા માણે છે. ત્યારબાદ એની સાંજની વાત કરી છે આપણને કે ગુલમર્ગની સાંજ જે છે એ કેવી છે. સાંજ થતાં થતાં ગુલમર્ગમાં બરફ વરસવાનું શરૂ થઈ જાય છે. ઘાસ પર બેઠેલા ભાત ભાતના વસ્ત્રો પહેરેલા લોકો ઉઠીને ચાલવા માંડે છે. હરિયાળી ધુમ્મસથી ઘેરાઈ જાય છે. મેદાન ઉપર અંધારું છવાઈ જાય છે. ધુમ્મસમાં પગદંડીઓ પાતળી પાતળી બાયો જેવી દેખાય છે. હવે આગળ વધીએ. सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा. आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे. भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाएगी. दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा. रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा. मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है. હવે અહીં વાત કરી છે દિવસ સૂર્યોદય થયો જે હતો, આખો જે દિવસે સૂર્યોદય થતાં શું વાતચીત છે તે આપણને કીધી છે કે કેવું વાતાવરણ ત્યાંનું છે કે સવારે સૂરજ ઉગતા જ આખું દ્રશ્ય બદલાઈ જાય છે. આકાશમાં વાદળ વિહરતા નજરે પડે છે. બકરા અને ઘેટાના ટોળાની પગદંડીઓ છવાઈ જાય છે. રાતની શાંતિ કોલાહલમાં બદલાઈ જાય છે. તો અહીં આપણને તે સમજાવવા માંગે છે. હવે આગળ વધીએ આપણે. गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी. मैं होटल की खिड़की में खड़ा था. दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी. मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझे तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले. बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है. घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए. यह इससे अलग स्थिति है. इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ. मैं तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ. हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी. हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था. बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी.
बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कांदती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। હવે અહીં લેખકનો એક રાતનો અવિસ્મરણીય અનુભવ આપણને એ કહે છે કે એક રાતે લેખક હોટલની બારી પાસે ઊભા હતા। દૂર સામેથી એક વરસાદી ઘટા તેમના તરફ આવી રહી હતી। લેખક ઈચ્છતા હતા કે તે ઘટા તેમની પાસે આવીને તેમને લપેટી લે। હવા તોફાની હતી અને વાદળાઓની ગર્જના પણ વીજળી સાથે ચમકી રહી હતી। લેખક વરસાદી ઘટાનો આનંદ લેવા ઈચ્છતા હતા, પરંતુ તોફાન શમી ગયું અને લેખકની ઈચ્છા અધૂરી રહી। હવે અહીં વાત કરે છે કે આગળ જતાં શું થાય છે। તો સૌપ્રથમ આપણે એની અંદર જે શબ્દાર્થ આવે છે તે શબ્દાર્થ જોઈ લઈને પછી આપણે આગળ પાઠ સમજીએ। તો અહીં આગળના પેજમાં ઉદાસીન શબ્દ આવતો હતો, એનો મતલબ થાય છે અનમના। ઝુરમુટ એટલે કે પેડ પૌધો કા સમૂહ। એહસાસ એટલે કે અનુભવ। આત્મીયતા अपनापन। मुग्ध मोहित। कौम्पल એટલે કે नई पत्ती। पोर्टिको એટલે કે बरामदा। शैलानी घूमने के लिए आए हुए लोग। सहसा એટલે કે अचानक। कुहासा એટલે કે कोहरा। धुंध हवा में उड़ती हुई धूल, अंधेरा। बेबस असहाय। पगदंडी लोगों के लगातार चलने से अपने आप बना रास्ता। द्वीप એટલે કે टापू। रेवट એટલે કે समूह અને વાચાલ એટલે કે મુખર અથવા બાતુની। હવે આગળ વધીએ। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का झोंम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। અહીં લેખક કહે છે એને આ વાદળાઓની સાથેના તોફાનમાં થોડીક સાથે મોજ મસ્તી કરવાની ઈચ્છા હતી, પણ થોડાક દૂર જ લેખકની મોજ મસ્તીનો અંત આવી ગયો, કારણ કે વાદળા અને વીજળી હતી એના સુધી પહોંચી જ નહીં, એ જ પહેલાં ત્યાં પૂરી થઈ ગઈ હતી, ત્યાંથી તેને દુઃખ થયું હતું। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप से अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ के क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? અહીં તે વાત કરે છે। હવે એને લેખક કહે છે પોતપોતાનું આકર્ષણ કેવું હોય બધાનું તેની વાત કરી છે કે લેખક શું કહે છે તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું કે ગુલમર્ગને કોઈને કોઈ આકર્ષણ લોકોને ત્યાં ખેંચી લાવે છે। લોકો ફક્ત ગોલ્ફ રમવા માટે જ ત્યાં આવતા નથી, તેવું તે કહેવા માંગે છે કે માત્ર ત્યાં એક રમત છે ગોલ્ફ નામની, એ જ રમવા માટે ત્યાં આવતા નથી। અહીં થોડાક શબ્દાર્થ છે તે આપણે જોઈ લઈએ। हालांकि એટલે કે यद्यपि। ठिठकना એટલે કે रुकना। दम तोड़ना એટલે કે मर जाना। झोम એટલે કે जोर અને मुदत એટલે કે काफ़ी समय। तो અહીં આપણે સુંદર મજાનો પાઠ ગુલમર્ગ की खिड़की से एक रात समझ્યા। આશા છે બધાને આ પાઠ સમજાઈ ગયો હશે। તો અહીં આજનો લેક્ચર આપણે પૂરો કરીએ છીએ। થેન્ક યુ।